हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज हम चैप्टर थर्ड का पार्ट 2 लेकर आए हैं। ठीक, तो आज इस पार्ट 2 में जो है ये पूरा चैप्टर कवर होने वाला। जितने भी डेरिवेशन है सारे डेरिवेशन हम आपको इस चैप्टर्स में इस वीडियो में बता देंगे। हाँ, अगर बात रही आप लोगों की कि 2-3 दिन से जो है वीडियो क्यों नहीं आया, तो थोड़ा सा कुछ काम में मैं बिजी था, इसलिए मौका नहीं मिल पाया। इसलिए तो आज से फिर से अब कंटिन्यू रहेगा, ठीक है ना। तो आज इस वीडियो में हम इस चैप्टर्स को पूरा कंप्लीट करवा देंगे और उसके बाद कल के वीडियो में आपको न्यूमेरिकल्स बताएंगे, ठीक है ना। तो कल न्यूमेरिकल का टर्न रहेगा और एक ही वीडियो में सारे न्यूमेरिकल जो है कवर करने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना, कि एक ही वीडियो में सारे न्यूमेरिकल एक साथ हो जाएं। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज के वीडियो में सारे डेरिवेशन ही हैं, ठीक। तो कापी कलम लेकर बैठ जाइए और नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ, ठीक। तो हमारा पहला टॉपिक है बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, ठीक है ना। कोई बिंदु आवेश होता है तो उस बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव, जैसे हम लोगों ने तीव्रता ज्ञात किया था वैसे ही विभव भी ज्ञात करेंगे किसी बिंदु आवेश के कारण, ठीक। तो सबसे पहले क्या होता है स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट में क्या लिखा है, माना बिंदु ओ पर कोई क्यू कूलाम का आवेश किसी ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक के है। तो ये देखिए, ये आपका जो है कोई बिंदु आवेश ओ पे स्थित है और इसका जो परावैद्युतांक है जहाँ पर ये स्थित है उस माध्यम का परावैद्युतांक क्या है, के, ठीक है। आवेश क्यू द्वारा, ठीक है ना। तो ये आपका आवेश है क्यू। तो इस आवेश क्यू द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र में बिंदु ओ से आर दूरी पर कोई बिंदु पी स्थित है। तो ये बिंदु पी स्थित है, ठीक है ना, जहाँ पर आपको क्या करना है, वैद्युत विभव की गणना करनी है। तो वही चीज़ हमने इसमें स्टेटमेंट में लिखा है, ठीक है ना। तो फिगर आपके सामने है, ठीक। तो ये फिगर है सारे डिस्टेंस वगैरह दे दिया गया है। तो ये बिंदु P है, दूरी है R, ठीक है ना। अब कोई आपका धन परीक्षण आवेश जो है बिंदु A पे स्थित है। कहाँ पे स्थित है, बिंदु A पर स्थित है, जिसका चार्ज है +Q0, ठीक है ना। और इस पे जो बल लग रहा है वो कितना लग रहा है, F, ठीक। और A से B तक लाने में इसका जो डिस्प्लेसमेंट है, विस्थापन है, वो कितना है, dx है, ठीक। और बिंदु O से B की जो दूरी है वो कितनी है, x, ठीक। तो चलिए अब इसमें हमें करना क्या है वो हम आपको बताते हैं, ठीक। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, कूलाम के नियम से +Q और Q0 पर लगने वाला वैद्युत बल निकाल लीजिए, ठीक है ना, क्योंकि दो आवेश है। तो +Q के कारण परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला वैद्युत बल किसके नियम से, कूलाम के नियम से। तो देखिए क्या होता है। तो कूलाम का नियम क्या होता है भैया, F = 1/4πε0। अब यहाँ ध्यान रखिए माध्यम का जो परावैद्युतांक है वो क्या है, के है। और फार्मूला क्या होता है भैया, Q1 Q2। तो Q0 अपान दूरी क्या दिया गया है, तो वहाँ x² मतलब r था, यहाँ क्या दिया गया, x², ठीक। तो इतने न्यूटन्स का बल लग रहा है, ठीक। अब आगे ध्यान दीजिए। तो अगला हो गया, अब मान लो बिंदु A, ठीक है ना, से +Q की ओर, यहाँ बिंदु A से +Q की ओर जो है अनंत से सूक्ष्म दूरी यानी dx दूरी, ठीक है ना, सूक्ष्म दूरी dx पर एक अन्य बिंदु B है। तो इस परीक्षण आवेश को Q0 को बल F के विरुद्ध बिंदु A से बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य। तो किया गया कार्य, अब ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा। तो किया गया कार्य बराबर सूत्र क्या होता है, कार्य बराबर होता है बल और गुणे विस्थापन, ये फार्मूला होता है, ठीक। चलो मान रख देते हैं। तो कार्य यानी कि इसको हम किससे प्रेजेंट करेंगे, W से, ठीक है ना, किससे प्रेजेंट करेंगे, W से। तो कार्य बराबर क्या हो गया, बल, बल का सूत्र आपको पता है क्या होता है। तो ये हो गया 1/4πε0 के,
और यहाँ हो जाएगा क्यू जीरो अपान एक्स स्क्वायर, और विस्थापन कितना हो रहा है डी एक्स। अब ध्यान रखना वैद्युत बल के विरुद्ध वर्क कर रहे हो, इसलिए विस्थापन क्या होगा नेगेटिव, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका कार्य। अब यहाँ लिखना है आपको परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश Q0 को अनंत अनंत से, ठीक है ना, अनंत से बिंदु, अनंत से बिंदु, तो बिंदु का नाम क्या दिया गया है, बिंदु का नाम है ए, नहीं पी पे ला रहे हो ना, तो अनंत से बिंदु ए तक, बिंदु पी तक लाने में किया गया कुल कार्य, लाने में किया गया कुल कार्य। तो टोटल वर्क निकालेंगे, इसको डी डब्ल्यू से प्रेजेंट करेंगे, तो टोटल वर्क आपका हो जाएगा डब्ल्यू इक्वल टू इंटीग्रेट, अब कहाँ से ला रहे हो अनंत से, तो इनफाइनाइट से कहाँ तक लाना है बिंदु पी, तो बिंदु पी की दूरी आर हो गया, ठीक है ना, तो बिंदु पी तक लाने में किया गया कार्य, तो क्या हो जाएगा डी डब्ल्यू, ठीक। चलो भाई मान रख देते हैं पूरी, ठीक। तो अब इसको थोड़ा सा और लार्ज कर देते हैं, ये हो गया। तो क्या हो जाएगा भैया, डब्ल्यू इक्वल टू इंटीग्रेट इनफाइनाइट से आर, और डी डब्ल्यू का मान जब रखेंगे तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, और ये हो गया आपका क्यू जीरो अपान एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, और इसका माइनस चिन्ह ये आ गया, ठीक। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। अब चलते हैं आगे। तो अब यहाँ पे देखो जो सापेक्ष है वो यक्स है, तो यक्स स्क्वायर को आप जो है पड़ा रहने देते, बाकी जितने यक्स को छोड़कर जितनी वैल्यूज है सभी कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएंगे। तो डब्ल्यू इक्वल टू हो जाएगा -1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, और ये हो जाएगा क्यू जीरो, और यहाँ हो जाएगा इंटीग्रेट इनफाइनाइट से आर, और ये बन जाएगा डी एक्स अपान एक्स स्क्वायर, ठीक है। अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने आप लोगों को फार्मूला बताया है, इंटीग्रेट एक्स की पावर n डी एक्स क्या होता है भैया, एक्स की पावर n+1 अपान n+1, ठीक है ना। अच्छे से आपको मैंने समझाया था और आपको अच्छे से समझ में भी आ गया था, ठीक। तो अगर यहाँ पे देखो ये एक्स स्क्वायर, तो इसको जब ऊपर ले जाओगे तो क्या बनेगा, इंटीग्रेट एक्स की पावर -2 इंटू डी एक्स। अब देखिए ये इसी फॉर्म में बन गया कि नहीं, तो अब अगर इसका हम समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स की पावर -2 + 1 अपान -2 + 1, और इसको सॉल्व करेंगे तो होगा एक्स की पावर -1 अपान -1। ऑलरेडी इसको अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं -1 अपान एक्स, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक। तो ये आपका रफ कार्य होगा, ये आपको समझाने के लिए है, इसको नोट नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जब इसका समाकलन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा डब्ल्यू इक्वल टू -1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, और ये हो गया क्यू जीरो, और यहाँ पे जब इसका समाकलन होगा तो -1/x, और इसकी लिमिट जो होगी वो क्या होगी इनफाइनाइट से आर हो जाएगी, ठीक। अब इसके बाद आपको क्या करना है, लिमिट अप्लाई कर देना, तो ये वाला माइनस इस माइनस से क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो इसको बाहर डालो तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, और ये हो जाएगा क्यू जीरो, और यहाँ लिमिट रख दो, पहले आर रखेंगे तो क्या हो जाएगा 1/r, फिर साइन क्या लगेगा माइनस का, और फिर एक्स के प्लेस पे इनफाइनाइट रखना है तो हो जाएगा 1/इनफाइनाइट। तो डब्ल्यू इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, और इसमें से इसको घटाएंगे तो ये वैल्यू 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका क्यू जीरो अपान आर, ठीक। अब चूंकि हम निकाल क्या रहे हैं, वैद्युत विभव निकाल रहे हैं, ठीक है ना। तो वैद्युत विभव का सूत्र क्या होता है, तो देखिए विभव का सूत्र क्या होगा, तो विभव है ना, विद्युत विभव। अब विद्युत विभव का सूत्र क्या होता है भैया, तो V बराबर होता है W अपान Q0, ठीक। ये हो गया। अब इसका मान रख दो, तो V इक्वल टू हो जाएगा W का मान ये निकाला गया, ठीक है ना। तो इसका जब मान रखेंगे ये वैल्यूज तो क्या हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यू जीरो अपान आर इंटू क्यू जीरो, ये हो गया
Q0 से Q0 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो V बराबर हो जाएगा 1/4πε0 K, और ये बन जाएगा Q/R। ठीक। अब आपको पता है भाई वायु के लिए K की वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है, 1। तो जब यहाँ पे 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, V = हो जाएगा 1/4πε0, और ये हो जाएगा Q/R। तो यही होता है बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। ठीक है ना। तो इस तरह से इस डेरिवेशन को हम करेंगे। तो ये इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन है, याद रखना, ये आपको ज़रूर आना चाहिए। ठीक है ना। तो इस तरह से हम इसका सलूशन कर लेंगे। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है ना। जिसको नहीं है एक बार फिर से वीडियो को रिपीट कर लेना और पुनः देख लेना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट है तो उस पर हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ ये ऐसे लिख लेना इम्पॉर्टेंट, ठीक है ना, और ब्लैक पेन से लिखना। ठीक है ना। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये ध्यान रखना। ठीक, इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऐसे लिख लो। ठीक। तो भाई ध्यान दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है। तो देखो इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर हम वैद्युत आवेश के जो विद्युत विभव है और दूरी के बीच ग्राफ खींचे तो ग्राफ जो होता है आयताकार अतिपरवलय के आकार का होता है। ठीक है ना। देखिए ये आपकी हो गई वैद्युत, ये देखो ये एक लाइन हो गई जो आपका विभव को प्रेजेंट करेगा। किसको प्रेजेंट कर रहा है, विभव को। और ये हो गई दूसरी लाइन, और ये दूसरी लाइन किसको प्रेजेंट कर रहा है, आर को प्रेजेंट कर रहा है। ठीक है ना। ये हो गई। तो अगर इसमें ग्राफ खींचा जाए, ठीक है ना, विभव और दूरी में ग्राफ खींचा जाए तो कुछ इस तरह से इसका ग्राफ ड्रा होगा, ये ऐसे। तो ये बन गया। ठीक है ना। तो कैसा है, आयताकार अतिपरवलयाकार होता है। ठीक है ना। तो यहाँ नोटेड पॉइंट लिख लो, मैं बोल रहा हूँ। ठीक है ना। लिखो कि बिंदु आवेश के वैद्युत विभव तथा दूरी के बीच ग्राफ कैसा होता है, आयताकार अतिपरवलय होता है। ठीक है ना। आयताकार अतिपरवलय होता है, परवलय होता है। ठीक, ये ध्यान रखना, MCQ में आ सकता है। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान रखना। ठीक है ना। तो बाद में मत कहना कि मैं जो है इसको छोड़ के चला आया हूँ। ठीक। तो जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट करके बताया जाए उनको ज़रूर ध्यान देना। ठीक। तो इस तरह से आप इस डेरिवेशन को आराम से कर सकते हैं। ठीक। अब चलते हैं अगले। तो अगले स्लाइड पे आ गए हैं। अब देखो इसमें क्या क्या कह रहा, आवेशों के निकाय के कारण वैद्युत विभव। ठीक है ना। आवेशों के निकाय के कारण वैद्युत विभव। ठीक। तो चलिए देखते हैं इसका क्या काम है। जैसा कि पार्ट फर्स्ट में मैंने आपको बताया था कि वैद्युत विभव क्या होती है, एक अदिश राशि होती है। ठीक है ना। अब आपको पता है जो कोई बिंदु आवेश होता है, माना कोई जो है बिंदु आवेश है। ठीक है ना। अनेक आवेशों के कारण वैद्युत विभव उस बिंदु पर अलग अलग आवेशों के कारण वैद्युत विभवों के बीजगणितीय योग के समान होती है। ठीक है ना। अब देखो इसको समझिए, है ना, आराम से। तो आपके जो है स्लाइड पे देखो, आपके स्क्रीन पे दिया है किसी बिंदु आवेश। ठीक है ना। तो कोई किसी बिंदु पर अनेक आवेशों के कारण, ठीक है ना, कुल वैद्युत विभव उस बिंदु पर अलग अलग आवेशों के कारण वैद्युत विभवों के बीजगणितीय योग के समान होता है। ठीक है ना। यही तो अभी मैंने बताया। अब देखो सपोज दैट, यहाँ पे ध्यान दे लो, ये कोई बिंदु है। ठीक है ना। ये बिंदु है और इस बिंदु का नाम हमने दे दिया क्या, P। अब एक आवेश यहाँ पे है ये। ठीक है ना। इसका आवेश मान लो Q1 है। फिर एक आवेश मान लो यहाँ हो गया। ठीक है ना। और इसका आवेश मान लो क्या हो गया, Q2 हो गया। ठीक। फिर अगला आवेश मान लो यहाँ पे है, ये हो गया। इसका हो गया Q3 हो गया। ठीक है ना। फिर अगला आवेश मान लो यहाँ पे हो गया, ये हो गया। ठीक है ना। इसका हो गया Q4। ठीक। एक आवेश मान लो यहाँ पे हो गया और इसका आवेश है Q5। ठीक है ना। और एक आवेश हमने मान लिया यहाँ पे है और इसका आवेश मान लेते हैं कितना है, ये। ठीक है ना। अब यहाँ से अगर हम डिस्टेंस लें इसका, ये वाली डिस्टेंस, तो इस दूरी को हम किसे प्रेजेंट करेंगे, R1P। ठीक है ना। अगर हम यहाँ से इसकी दूरी निकाल लें तो क्या प्रेजेंट करोगे इसको, R2P, यानी दूसरे आवेश, है ना, बिंदु P से। इसकी R3P। ठीक है ना। इसकी क्या हो जाएगी, R4P। इसकी क्या हो जाएगी, R5P।
ठीक है ना। और इसकी दूरी क्या हो जाएगी, आर एन पी, ठीक है ना। तो यही देखो यहाँ स्टेटमेंट में भी लिखा है, यदि बिंदु आवेश Q1 Q2 Q3 डॉट डॉट Qn, कितने आवेश हैं Qn के सापेक्ष बिंदु P की सीधी दूरियां R1P R2P R3P एवं डॉट डॉट RNP हो, तो आवेश Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव, ठीक है ना। तो समझ गए ना, तो इस तरह से आप स्टेटमेंट लिख लोगे, ठीक। अब हमें क्या निकालना है, वैद्युत विभव। तो चलिए देखिए कैसे हमें ज्ञात करना है वैद्युत विभव, ठीक। तो अब वैद्युत विभव जैसे हम V1 है ना, तो V1 बराबर क्या हो जाएगा 1/4πε0 और क्या हो जाएगा Q1/R1P, यही तो होगा ना भाई, पहले आवेश के कारण निकाल रहे हैं, ठीक। तो ये हो गया। अब आपको इसी प्रकार, ठीक है ना, यहाँ लिखोगे इसी प्रकार। अब इसी प्रकार अगर हम V2 की वैल्यूज निकालें, क्या हो जाएगा 1/4πε0 और ये हो जाएगा Q2/R2P, ठीक है। आगे डॉट डॉट, ठीक है ना, ये डॉट डॉट लगा दो, अब सभी के लिए नहीं लिखना। और फिर क्या लिखोगे Vn, तो Vn इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4πε0 Qn/RNP, यही तो लिखा जाएगा ना। अब हमें क्या करना है, बिंदु P पर विभव निकालनी है, तो यहाँ लिखोगे अतः बिंदु P पर कुल वैद्युत विभव। अब हमें टोटल विभव जब निकालनी है तो इसका फार्मूला क्या रखेंगे, V इक्वल टू हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डॉट डॉट, कहाँ तक जाना है हमें, N तक, ठीक है ना। तो ये हो गया Vn। अब अगर हम सभी के मान रख दें तो क्या हो जाएगा, V इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0, ये हो जाएगा Q1/R1P, ठीक है ना, प्लस इसका हो जाएगा 1/4πε0 Q2/R2P प्लस डॉट डॉट, कितना हो जाएगा 1/4πε0 Qn/RNP, ये हो गई। अब अगर हम इसमें कुछ कॉमन कर लें, ठीक है ना, तो कॉमन हमें क्या जाएगा, तो देखिए कॉमन क्या जा रहा है, तो यहाँ पे देखिए है ना, तो क्या कॉमन जा रहा है 1/4πε0, सभी में कॉमन हो जाएगा। तो जब 1/4πε0 कॉमन हो जाएगा तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/4πε0 कॉमन, क्या बचा Q1/R1P प्लस Q2/R2P प्लस डॉट डॉट, और ये हो जाएगा प्लस Qn/RNP, ये होगा, ठीक। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ देखो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं मैथमेटिक्स रूप में, तो V बराबर 1/4πε0, ठीक है ना। और यहाँ देखिए, यहाँ हम लगाएंगे किसका, सिग्मा का चिन्ह, ये देखिए। तो सिग्मा का मतलब क्या होता है, जोड़ना, मैंने यही तो बताया था ना, सिग्मा का अर्थ क्या होता है, जोड़ना। अब ये कहाँ तक जाना है, तो N तक जाना, और इसकी स्टार्टिंग कहाँ से हो रही, तो यह इसकी स्टार्टिंग जो हो रही है वो 1 से हो रही, कहाँ से हो रही 1 से, तो ये हो गया। और इसको हम क्या लिखेंगे QI अपन क्या हो जाएगा RIP, है ना, RIP, जहाँ I की वैल्यूज कहाँ से स्टार्ट हो रहा है 1, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका आवेशों के निकाय की कुल वैद्युत स्थिर ऊर्जा। जब आपका आवेश जो होता है किससे मिलकर बना होता है, N आवेशों से मिलकर बना होता है, तो N आवेशों का कुल वैद्युत विभव जो होगा ये हो जाएगा, ठीक है ना। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं, अब आपका आने वाला है इम्पोर्टेंट, ठीक। तो अगला स्लाइड, ठीक, ये देखिए क्या लिखा है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण, ठीक है ना, किसके कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव, ठीक। अब देखो दोबारा फिर से आ गया है, तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव की हमें वैल्यूज ज्ञात करनी है। वहाँ हम लोगों ने तीव्रता ज्ञात किया था, यहाँ क्या निकालेंगे, वैद्युत विभव, वो भी पहला स्थित हमारा अक्षीय स्थित, जिसे हम एक्सियल पोजीशन बोलते हैं, ठीक है ना। तो क्या होता है इसका स्टेटमेंट, जैसा कि आप पहले लिखे थे, माना एक वैद्युत द्विध्रुव दो आवेशों प्लस Q तथा माइनस Q से मिलकर बना है, ठीक है ना, प्लस Q और माइनस Q से मिलकर बना है।
आवेशों के मध्य दूरी 2l है। द्विध्रुव के केंद्र O से r दूरी पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत विभव ज्ञात करनी है। ठीक है ना। तो ये देखिए आपके सामने जो है इसका फिगर ड्रा है। तो ये देखो दो जो है बिंदु आवेश हैं +q और -q से मिलकर ये वैद्युत द्विध्रुव बना है। इस द्विध्रुव से r दूरी पर ये कोई बिंदु P है। ठीक है ना, जहाँ पे आपको क्या करना है, वैद्युत विभव की गणना करनी है। ठीक, तो सारी दूरियां हमने आपको इसमें प्रेजेंट कर दी है। अब सीधे से हम लोग जैसा उसमें किए थे वैसे ही इसको भी करेंगे। तो चलिए ध्यान दीजिए क्या लिखोगे। तो पहले हम प्लस आवेश के कारण विभव निकाल लेते हैं, फिर माइनस आवेश के कारण विभव निकाल लेते हैं। तो आइए देखते हैं इसकी वैल्यूज। ठीक है ना, तो ये हो गया। तो क्या लिखोगे यहाँ लिखना है आपको +q आवेश के कारण वैद्युत विभव, है ना, के कारण बिंदु P पर, है ना, P पर वैद्युत विभव। ठीक, चलो निकाल लेते हैं। तो वैद्युत विभव भाई हमने आपको सूत्र बताया, तो इसको हम किससे प्रेजेंट कर देते हैं, V1 से। तो V1 = हो जाएगा 1/4πε0। ठीक है ना, और क्या हो जाएगा, अगर माध्यम का परावैद्युतांक K है तो K से प्रेजेंट कर देना। ठीक है ना, और किस धन, तो +q अपान, ठीक, और इसकी दूरी जो है वो कितनी है, r-l। ये देखिए +q आवेश के कारण निकाल रहे हैं। ठीक है ना, तो +q आवेश के कारण इसकी जो दूरी है वो क्या है, r-l। ठीक, तो क्या हो जाएगा, r-l। तो यहाँ हो गया r-l, ये हो गया। ठीक, फिर यहाँ क्या लिखोगे, -q आवेश के कारण, -q आवेश के कारण बिंदु P पर, है ना, पूरा लिख देते हैं, बिंदु P पर वैद्युत विभव। चलो इसकी वैल्यूज निकाल लेते हैं। तो इसे हम किससे प्रेजेंट करेंगे, V2 से, और इसका फार्मूला हो जाएगा 1/4πε0 K, और इसकी वैल्यूज हो जाएगी -q अपान, और इसका डिस्टेंस कितना है, r+l। ठीक है ना, ये हो गया। ये देखिए फिगर में यहाँ से, है ना, ये -q आवेश है, तो यहाँ से इसकी दूरी ये है r+l। ठीक, चलो आगे चलते हैं। अब ध्यान दीजिए। ठीक, तो अब हमें क्या करना है, परिणामी निकाल लेना है। ठीक है ना, तो बिंदु P पर कुल वैद्युत विभव क्या लिखोगे, बिंदु P पर कुल वैद्युत विभव। ठीक, तो देखो उसी तरह कर रहे हैं जैसे तीव्रता में किए थे। तो V बराबर क्या हो जाएगा, V1 + V2। चलो V1 और V2 के मान रख देते हैं। ठीक है ना, तो जब V1 और V2 का मान रखोगे तो क्या हो जाएगा, V = हो जाएगा 1/4πε0 K, और ये हो जाएगा q अपान r-l। ठीक, माइनस, तो ये वाला माइनस जो है इस प्लस को क्या कर देगा, माइनस, क्योंकि प्लस माइनस का गुणा क्या होता है, माइनस हो जाएगा। और ये हो जाएगा 1/4πε0 K, और ये हो गया q अपान r+l हो गया। ठीक, अब कॉमन कर लेते हैं भैया। तो यहाँ जब कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा, V = q अपान 4πε0 K, इतना हो जाएगा कॉमन। तो यहाँ बचेगा क्या, 1/r-l, और ये हो गया -1/r+l हो गया। ठीक है, ये अब अगर ध्यान से देखा जाए तो ये क्या है, एक भिन्नात्मक जो है संख्या हो गई। तो भिन्नात्मक संख्या में क्या करते हैं, पहले इसका हर बराबर कर लेते हैं। तो चलिए इसका हर बराबर कर लिया जाए। तो इसका जब हर बराबर करोगे तो क्या होगा, V बराबर q अपान 4πε0 K, और यहाँ इधर गुणा कर दो तो ये हो जाएगा r+l, माइनस ये हो जाएगा r-l। लेकिन ये माइनस इस माइनस को क्या कर देगा, प्लस, और नीचे हो जाएगा a - b a+b, यानी क्या हो जाएगा r² - l²। ये हो गया। अब यहाँ देखो -r से +r आपका कैंसिल हो जाएगा, तो यल कितना हो जाएगा, 2l हो जाएगा। ठीक, तो क्या लिख सकते हैं इसको, V बराबर 1/4πε0 K, और यहाँ हो जाएगा q × 2l अपान, नीचे हो गया r² - l² हो जाएगा। ठीक, अब देखो ध्यान से,
तो ये हो गया। अब अगर आपको पता हो तो मैंने आपको बताया था P बराबर क्या होता है 2L इंटू क्यू, ठीक। और ये देखो तो 2L इंटू क्यू का ही रूप लिखा है, और यहाँ लिखोगे R की तुलना में L इज़ वेरी वेरी लेस देन, इसलिए आपका जो L स्क्वायर होगा उसको हम किसके बराबर रखोगे, 0 के। तो जब L स्क्वायर 0 के बराबर हो जाएगा तो V बराबर क्या हो जाएगा 1/4πε0 के, और इसके प्लेस पे रख देंगे P अपान यहाँ हो जाएगा R स्क्वायर माइनस 0, ठीक है ना। अब आपको पता है वायु के लिए K की वैल्यूज़ कितनी होती है भैया, तो K = 1 होता है। तो ये आपका फार्मूला हो जाएगा V बराबर 1/4πε0 P अपान 0, R में से 0 घटेगा तो R स्क्वायर। तो यही होती है वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का व्यंजन, ठीक है। तो ये डेरिवेशन है, तो देख लो जैसा कि हम लोगों ने तीव्रता में किया था वैसे यहाँ भी किए हैं। तो फिर से एक बार प्रैक्टिस कर लो और अच्छे से आपको समझ में आ जाए, ठीक। तो इस तरह से इसका डेरिवेशन करेंगे, क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, ठीक है ना। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम अब लोग चलते हैं अब नेक्स्ट स्लाइड पे। भैया अब आ गया है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट स्लाइड पे देखिए क्या आ गया है, इक्विलैटरल पोजीशन यानी कि निरक्षीय स्थिति, ठीक है ना। तो देखिए इसमें क्या होता है, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का व्यंजन, ठीक है ना। तो जैसा कि आपको स्टेटमेंट लिखा ही है, माना एक वैद्युत द्विध्रुव दो आवेशों Q प्लस माइनस से मिलकर बना है जिनके बीच की दूरी 2L है। सेम टू ऐसे है द्विध्रुव के केंद्र O से निरक्षीय स्थित, निरक्षीय का मतलब लंबवत दूरी R पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत विभव ज्ञात करनी है, ठीक है ना। तो देखिए बहुत ही अच्छा टॉपिक है। तो इसमें ये देखिए ये आपका वैद्युत द्विध्रुव है, प्लस Q माइनस Q से बना है, इसका मिड पॉइंट O है, मिड पॉइंट से लंबवत दूरी पर ये है आपका बिंदु P जहाँ पे विभव ज्ञात करें, ठीक है ना। अब देखो अगर ध्यान से देखा जाए तो ये आपका क्या बन रहा है, राइट ट्रायंगल, और ये वाली दूरी आपकी L हो जाएगी और ये वाली दूरी L दिया ही है, तो ये क्या हो गया समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम रख दें। तो पाइथागोरस थ्योरम रखेंगे, है ना, यहाँ लिख सकते हो त्रिभुज AOP में, है ना, AOP में PY थ्योरम से। तो PY थ्योरम से जब निकालेंगे तो ये कर्ण हो जाएगा, तो कर्ण यानी कि AP स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, आधार यानी कि OA का स्क्वायर और प्लस लंब हो जाएगा आपका OP का स्क्वायर, ठीक है ना। अब यहाँ पे जब आप मान रखोगे तो जब इसका मान रखेंगे, चलो नेक्स्ट उसमें ले लेते हैं, ठीक है ना, इधर आ जाते हैं। तो यहाँ पे हम जब AP की वैल्यूज़ ज्ञात करेंगे तो AP इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट ये हो जाएगा, और OA का मान L है तो यहाँ हो जाएगा L स्क्वायर, ठीक है ना, क्या हो जाएगा L स्क्वायर हो जाएगा L स्क्वायर, और फिर क्या हो जाएगा प्लस, और ये वाली दूरी हमारी R है तो R स्क्वायर हो जाएगी, ठीक है ना। तो इस तरह से ये आपकी लंबवत दूरी ज्ञात हो जाएगी, ठीक। तो ये भी आपका हो जाएगा रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अगर हम इधर की बात करें तो इसकी वैल्यूज़ भी यही हो जाएगी, ठीक। तो ये हमने दूरियाँ इनको इसमें प्रेजेंट कर दिया। तो कैसे निकल के आई ये हमने आपको इसमें बता दिया, ठीक है ना। तो इसी तरह आप इसकी वैल्यूज़ ज्ञात कर लेंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर कैसे आया, ठीक है ना। चलो चलते हैं अगले उस पर, ठीक है ना। तो फिगर अच्छे से आपको समझ में आ गया और इसकी ये दूरियां कैसे आई ये भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो चलिए अब चलते हैं हम अपने कंडीशंस पे। तो क्या होता है, जैसा कि हम लोगों ने वहाँ भी ज्ञात किया था वैसे ही यहाँ पर भी इसकी वैल्यूज़ ज्ञात करेंगे, ठीक। तो कंडीशंस वही है जो हम पहले लिखते हैं। तो क्या होता है, यहाँ फिर से आपको लिखना है प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव, ठीक। क्या फार्मूला होता है मैंने आपको बताया था, ठीक है ना। V1 इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 माध्यम का परावैद्युतांक Q अपान
दूरी कितनी है भाई, तो इस बार दूरी है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है ना। यही तो डिस्टेंस दिया, ये देखो ये आवेश है, यहाँ से जो है इतनी दूरी पर बिंदु P है जहाँ पर आप विभव ज्ञात कर रहे हैं, ठीक है ना। क्लियर हो गया। अब फिर यहाँ लिखोगे माइनस क्यू आवेश, तो माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव, चलो इसकी वैल्यूज निकालो। तो V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4πε0 माध्यम का परावैद्युतांक के, और यहाँ हो जाएगा माइनस क्यू अपान रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो गया, ठीक, ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए माइनस क्यू आवेश के कारण तो ये निकला है। अब हमें निरक्षीय स्थिति पे बिंदु बी पर कुल वैद्युत विभव, तो कुल वैद्युत विभव की जब वैल्यूज हम ज्ञात करेंगे तो फार्मूला क्या होता है भैया, V इक्वल टू होता है V1 प्लस V2, ठीक। चलो मान रख दो, तो जब यहाँ पे मान रखेंगे क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका V इक्वल टू V1 का मान क्या है हमारे पास 1/4πε0 के, और ये हो गया Q अपान रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक। अब देखो यहाँ पे ये लगा है माइनस, तो ये माइनस चार्ज जो है इस माइनस को ये जो माइनस है ये इस प्लस को क्या कर देगा, माइनस कर देगा। तो यहाँ हो जाएगा माइनस 1/4πε0 के, और ये हो जाएगा आपका Q अपान रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ पे देखिए 1/4πε0 Q अपान रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 1/4πε0 के Q अपान रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यानी पूरी वैल्यूज क्या है, बराबर है, तो घट जाएगी, तो V बराबर क्या होगा 0। तो याद रख लो निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का मान कितना होता है, 0 होता है। आप इसका डायरेक्ट आंसर दे सकते हो, ठीक है, कि निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का मान 0 होता है, जबकि वैद्युत द्विध्रुव का मान 0 नहीं होता, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। विभव तो 0 होगा जबकि वैद्युत द्विध्रुव का मान 0 नहीं होता, ठीक। तो बड़ा ये देखिए ऐसे है ना, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए आराम से, ठीक है ना। तो ये हो गया, तो इस तरह से हम इसकी वैल्यूज ज्ञात कर लेते हैं, ठीक। ये पूरा आ गया, इसमें ज़्यादा बड़ा डेरिवेशन नहीं था, ये देखिए, ठीक। तो इस तरह से आप इस डेरिवेशन को कंप्लीट कर लेंगे। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए मैं फिर से एक बार आपको फिगर दिखा देता हूँ, जिसका नहीं बना ले, ठीक है ना। चलते हैं अगले स्लाइड पे। तो अगले स्लाइड पे ध्यान दीजिए क्या है, ठीक। तो अगले स्लाइड पे है विभव प्रवणता। अब ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। विभव प्रवणता से आप क्या समझते हो, याद हो आप लोगों को कक्षा 11 में पढ़ाया गया है, वेग प्रवणता के बारे में मैंने बताया था, और वहाँ पे भी आप लोगों को बताया गया था कि मिलेगा सेम ऐसे ही। तो विभव प्रवणता क्या होती है, तो भैया क्या लिखा है, दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं, ठीक है ना। तो जब कोई बिंदु आवेश होता है, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा में कोई आवेश होती, आवेश से दूरी क्या होती, परिवर्तन के साथ साथ उसमें विभव जो है परिवर्तन होता, तो इसी घटना को हम क्या कहते हैं, विभव प्रवणता, ठीक है ना। तो विभव प्रवणता का जो फार्मूला होता है वो क्या है, आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ, विभव प्रवणता बराबर क्या लिखा है, विभव परिवर्तन बटे दूरी परिवर्तन, ठीक है ना। और इसको अगर मैथमेटिक्स रूप में लिखें तो मैथमेटिक्स रूप में क्या लिखोगे, तो ये होगा dv अपान dx, ठीक है ना, ऐसे लिख लेंगे, ठीक। तो r के सापेक्ष इसमें v x के सापेक्ष v में परिवर्तन होने की अधिकतम दर होती है, ठीक है ना। अब ध्यान रखना, आपकी जो विभव प्रवणता होती है ये एक सदिश राशि होती है, ध्यान रखना, ठीक है ना। और इसका विमीय सूत्र क्या होता है, mL/t-3a-1, ठीक है ना। अब विभवांतर की प्रवणता तो मैंने आपको बताई थी, जैसे विभवांतर का होता है mL²t-3a-1, और फिर नीचे हो जाएगा दूरी का L हो गया, तो एक L से एक L कट जाएगा, तो क्या बन जाएगा mL/t-3a-1, ठीक। अब अगले स्लाइड में देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशंस आ गया, ठीक। तो अगले स्लाइड में लिखा है विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध, रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल ग्रेडियंट एंड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया है। अब चलिए यहाँ पे ध्यान देते हैं कि क्या करना है हमें, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका ब्लैंक है ना। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ठीक।
तो इसका डेरिवेट करने जा रहे हैं हम लोग। तो क्या लिखा है, माना ओ बिंदु है, ठीक है ना, माना ओ कोई बिंदु है जिस पर एक धन आवेश q है, ठीक है ना। ये देखिए, ये हो गया आपका कोई धन आवेश, ये O है और इसका धन आवेश क्या है, q है, ठीक। फिर क्या लिखा है, O के सापेक्ष किसी बिंदु P का स्थिर सदिश r है, ठीक है ना। अब यहाँ से ये हो गई दूरी, ठीक, और इसकी दूरी जो हो गई वो क्या हो गई, r, ये हो गया। और यहाँ पे हमने रख दिया ये है कोई बिंदु P है, ठीक। यहाँ पे रखा हुआ है परीक्षण आवेश q0, ठीक। तो यहाँ से सापेक्ष दूरी ये आपकी हो गई, ठीक। तो ये वाली दूरी जो आपकी हो जाएगी वो क्या होगी, dr, ठीक। और ये आपकी जो है वैद्युत क्षेत्र E को प्रेजेंट कर रहा धन आवेश है, तो यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र के कारण जो लगने वाला बल होगा F इक्वल टू किस पे, परीक्षण आवेश पे Q नॉट E हो जाएगा, ठीक। तो ये हो गए। तो आवेश Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, E है, ये देखो मैंने बना दिया है ना। तो ये हो गए, ठीक। तो चलिए अब इसकी वैल्यूज याद कर लेते हैं, तो क्या रिलेशन होगा ये ध्यान देते हैं। तो अब यहाँ पे क्या लिखोगे, आवेश Q0 को, ठीक है ना, क्या लिखोगे, आवेश Q0 को अति सूक्ष्म दूरी, अति सूक्ष्म दूरी, ठीक है ना, आवाज दिखा रहा है तो dr, ठीक है ना, अति सूक्ष्म दूरी dr विस्थापित करने में, विस्थापित करने में वैद्युत बल द्वारा किया गया कार्य, करने में वैद्युत बल द्वारा किया गया कुल कार्य, चलो निकाल लेते भाई इसका टोटल वर्क कितना है, ठीक। तो कुल वर्क निकाल लिया जाए। तो भाई वर्क क्या होता है तो आपको पता है क्या हो जाएगा, डेल्टा डब्ल्यू, है ना। तो डेल्टा डब्ल्यू बराबर क्या होगा भाई, बल यानी कि F डॉट माइनस, अब देखो भाई सूक्ष्म दूरी तो ये क्या हो जाएगा, dr, ये हो गई, ठीक। चलो अब इसकी हम वैल्यूज भाई रख देते हैं, ठीक है ना। तो जब वैल्यूज रखेंगे, अब सूक्ष्म दूरी तो इसको भी d से ही प्रेजेंट कर दीजिए, ठीक। चलो मान रख दियो, तो dw इक्वल टू क्या होगा, F की वैल्यूज क्या होगी, Q0E माइनस चिन्ह यहाँ लगा लो, इनटू क्या हो जाएगा, dr, ठीक। अब यहाँ देखो, अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं, Q0 को इधर पक्षांतर कर दें तो क्या हो जाएगा, dw अपान Q0 इक्वल टू क्या होगा, माइनस E इंटू dr हो जाएगा, ठीक है ना। अब चूंकि आपको पता है V बराबर क्या होता है, W अपान Q0, ठीक है ना, होता है कि नहीं। तो अगर हम विभवांतर की परिभाषा से ये कर दें, अगर यहाँ दोनों D से गुणा कर दो तो dw, है ना, तो इसके प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, dv इक्वल टू माइनस E इंटू dr हो जाएगा। तो dr को इधर पक्षांतर कर दो तो E इक्वल टू हो जाएगा माइनस dv अपान dr, ठीक है ना। तो ये किसका फार्मूला है, यही तो आपका विभव प्रवणता, ठीक है ना। और ये क्या हो गई, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यही है विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध, ठीक है ना। ये ध्यान देना, ये हो गया, ठीक। ये पूरा यहाँ से ये देखिए, ठीक। तो ये डेरिवेशन है, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम चलते हैं अगले नेक्स्ट टॉपिक, ठीक। तो हो गया, चलो चलते हैं अगले टॉपिक। तो अगला टॉपिक है वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, ठीक है ना। क्या है, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। चलो अब भाई इसके बारे में जान लेते हैं कि वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, ठीक। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक। तो क्या है इसकी डेफिनेशन, दो या दो से अधिक बिंदु आवेशों से मिलकर बने निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा उन्हें अनंत से परस्पर निकट लाकर उस निकाय को बनाने में किए गए कार्य के बराबर होती है, ठीक है ना। अब ध्यान से समझना, जैसा कि मैंने आपको बता रखा है कि जो सजातीय आवेश होते हैं
उन आवेशों के बीच वैद्युत बल का जो बल मतलब वैद्युत बल की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती, प्रतिकर्षण बल होती है। ठीक। और जो विजातीय आवेश होते हैं उनके बीच जो वैद्युत बल होता है वो कैसा होता है, आकर्षण होता है। तो अगर आप दो बिंदु आवेशों को एक दूसरे से दूर ले जाते हैं या एक दूसरे के निकट लाते हैं तो उस निकाय पर एक बाहर से बल लगता है, ठीक है ना। तो उस बल द्वारा जो वर्क होता है वही वर्क आपकी जो है वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या होती है, संचित होती है, ठीक है ना। तो अगर हम जो है अनंत से, ठीक है ना, अनंत दूरी पर स्थित किसी बिंदु के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा को क्या कर दें, शून्य मान लें कि अनंत पे जो आपकी वैद्युत बिंदु है वहाँ पे उस निकाय की जो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा शून्य है तो उसकी जो ऊर्जा होगी मतलब वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होगी वो क्या होगी, तो उनको निकल लाने में किए गए कार्य के बराबर होगी, जैसा कि आपकी परिभाषा लिखा है, ठीक है ना। अब फिर क्या लिखा है, दो बिंदु आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, ठीक है ना। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, ठीक, हम इसको करने जा रहे हैं। तो क्या लिखा, माना एक निकाय है, दो बिंदु आवेशों Q1 व Q2 से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी r है, आवेशों के बीच का माध्यम का परावैद्युतांक जो है वो क्या है, k है, ठीक। तो चलिए देखिए, है ना, आराम से थोड़ा सा अब आपको ये हो गया, ठीक। तो ये ध्यान दीजिएगा। तो भाई समझ लेते हैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा नीचे ये हो गया, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा, तो ये है कोई बिंदु जिसका नाम है A और यहाँ पे आवेश है Q1, यही तो लिखे हो रहा, और ये हो गया आपका दूसरा, और यहाँ पे आवेश है Q2 और इसका नाम हमने दे दिया B, और ये दोनों एक दूसरे से कितनी दूरी पर हैं, R दूरी पर, ठीक है ना। तो वैद्युत विभव की परिभाषा लगा दो भाई। तो एकांक आवेश को अनंत से आवेश Q1, ठीक है ना, क्या लिखोगे यहाँ, मैं बोल रहा हूँ ध्यान से, अच्छा मैं लिख देता हूँ, एकांक आवेश को अनंत से आवेश Q1 से R दूरी तक लाने में किया गया कार्य। अब ये कार्य किसके बराबर होगा, तो बराबर आवेश Q1 से R दूरी पर वैद्युत विभव ये हो गया, ठीक। तो इतना आपको लिखना रहेगा ऐसे, ठीक। अब आपको पता है भाई वर्क निकाल रहे हो तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो W इक्वल टू हो गया किया गया कार्य W से लिखा हो, और विभव का सूत्र क्या होता है भैया, तो 1/4πε0 माध्यम का परावैद्युतांक K हो गया, और ये हो जाएगा Q1/R, क्लियर, ठीक। अब यहाँ पे लिखोगे, ठीक है ना, इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देते, ये हो गया, ठीक। तो अब यहाँ क्या लिखोगे आप, यहाँ फिर आपको लिखना है थोड़ा सा, क्या लिखोगे, आवेश Q2 को अनंत से, ठीक है ना, अनंत से आवेश Q1 से R दूरी तक लाने में किया गया कार्य, ठीक। तो लाने में किया गया कार्य, तो ये क्या हो जाएगा भाई, ध्यान दो, तो ये हो जाएगा आपका W, तो इसको W डैश से दिखा देते हैं, W डैश इक्वल टू क्या होगा, V इंटू Q2, ठीक। चलो भाई अब इसकी हम वैल्यूज रख देते, तो V का मान हम लोग निकाल ही चुके हैं, है ना। तो आपका जो होगा
ये देखो एकांक आवेश को Q1 से R दूरी तक लाने में किया गया जो कार्य है वो किसके बराबर होगा, तो ये होता है ना कार्य बराबर बल यानी W। ये ध्यान से देखो V इक्वल टू क्या होता है W/Q। ठीक, तो इसको जब इधर ले आओगे तो W इक्वल टू क्या होगा V इंटू Q। और विभव का सूत्र तो आपको पता है क्या होता है 1/4πε0 Q1/R हो जाएगा। ठीक, तो चलो यहाँ पे विभव की वैल्यूज रख दो, तो ये हो गया, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो ये हो गया यहाँ से इसकी वैल्यूज। अब चलो इसका मान रख देते हैं। ठीक, तो इसकी जब वैल्यूज रखेंगे तो क्या हो जाएगा W इक्वल टू V का मान 1/4πε0 K, और ये हो गया Q1/R इंटू क्या है Q2। ठीक, अब इसको हम लोग क्या करते हैं गुणा कर लेंगे, तो गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो W इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 K, और इसे लिख देते हैं Q1 Q2/R। ठीक, अब आपको पता है कि भाई इस निकाय की जो स्थितिज ऊर्जा होती है दोनों आवेशों को अनंत से दूरी तक लाने में किए गए कार्य के बराबर होती है, यानी U इक्वल टू किसके होगा W के। तो W की वैल्यूज जब रख देंगे तो U बराबर हो जाएगा 1/4πε0 K, और ये हो जाएगा Q1 Q2/R। तो यही होता है स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला। ठीक, तो आई होप आपको ये फार्मूला समझ में आ गया होगा। ठीक, चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। तो अगला स्लाइड है, ध्यान दीजिए। अब देखो इसमें क्या लिखा है, दो आवेशों, दो से अधिक बिंदु आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, अब मान लो अभी तक दो बिंदु थे, है ना, अब दो बिंदु से ज़्यादा हो जाए तो उनकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, इसके बारे में जान लेते हैं। तो इसका कंडीशंस क्या होगा, माना कोई निकाय Q1 Q2 तथा Q3 तीन बिंदु आवेशों से मिलकर बना है, तो दो से अधिक, है ना। अब देखो एक निकाय हम बना लेते हैं, मान लो एक आवेश ये है, ठीक, और एक ये हो गया और एक ये हो गया। ठीक, इस का आवेश जो है वो क्या हो गया Q1, इसका आवेश हो गया Q2 और इसका आवेश हो गया Q3। ठीक है ना, तीन बिंदु आवेशों से मिलकर बना है जो के परावैद्युतांक के माध्यम में क्रमशः ABC पर स्थित है। तो ये कहाँ स्थित है, A पर, ये B पर और ये C पर स्थित है। ठीक है ना, अब फिर कह रहा है बिंदु A व B के बीच की दूरी, बिंदु A व B के बीच की दूरी यानी इस दूरी की बात कर रहा है, तो ये वाली दूरी क्या हो गई R12। ठीक, फिर क्या लिखा है बिंदुओं B व C, तो बिंदुओं B व C यानी इन दोनों के बीच की दूरी ये हो जाएगी R23। ठीक है ना, क्या हो गया 23। और फिर लिखा है बिंदुओं C व A, तो बिंदु C और A के बीच की दूरी ये वाली ये हो जाएगी R31। क्लियर, तो ये हो गया। अब इन्होंने बताया तो ये दूरियां ऐसे थी। ठीक, अब देखो आगे कंडीशंस, ये हो गया ना। अब देखो यहाँ पे हम अगर वैल्यूज निकालें तो कंडीशन फर्स्ट है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना, इसको हटाओ यहाँ से, ये हो गया। ठीक, तो अब देखो यहाँ से अगर हम निकालें ये जो आपकी आवेश है Q2, ठीक है ना, Q2 व Q3, तो अगर इन दोनों को हम अनुपस्थित मान ले कि अभी है ही नहीं, ठीक है ना, तो अगर ये आवेश ना हो तो Q1 को अनंत से बिंदु P तक, है ना, तो बिंदु P आपका कहाँ पे, मतलब सॉरी बिंदु P नहीं, बिंदु A, है ना, अनंत से बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य क्या होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है ना भाई, इन दो बिंदुओं पर आपका जो है अनुपस्थित होगा तो 0 हो जाएगा। और Q1 की उपस्थिति में Q3 की अनुपस्थिति में Q1 को अनंत से P तक लाने में किया गया कार्य। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम टोटल ऊर्जा निकालेंगे तो भाई वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का सूत्र मैंने आपको बताया ही, ठीक है ना, तो सीधे से इसको डेरिवेशन नहीं है, इसको बस खाली ये याद रखना, निकाय, है ना, निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा, विद्युत स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा इक्वल टू कितना होगा, तो U बराबर हो जाएगा भैया U1 प्लस U2 प्लस U3। ठीक है ना, अब फार्मूला तो मैंने बताया था। अब इन दोनों के कारण अगर निकालोगे स्थितिज ऊर्जा यानी इस पे, तो क्या हो जाएगा U1 और इसकी वैल्यूज हो जाएगी 1/4πε0 माध्यम का परावैद्युतांक K, और ये हो गया Q1 Q2 अपान इसकी दूरी क्या हो गई R12, तो ये हो गया R12। फिर प्लस इसके कारण निकालोगे तो ये हो जाएगा 1/4πε0 K, और ये हो जाएगा Q2 Q3 अपान R23 हो गया, और प्लस
अगर हम इसकी वैल्यूज़ निकाल लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका 1/4πε0 के, और ये बन जाएगा Q3Q1/R31 हो गया। ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर हम कॉमन कर लें तो भाई यू कॉमन हो जाएगा आपका, तो यू कॉमन हो मतलब यू इक्वल टू 1/4πε0 के कॉमन हो जाएगा। क्या बचेगा, यहाँ होगा Q1Q2/R12 प्लस Q2Q3/R23 प्लस Q1Q3/R31। ठीक, तो ये हो जाएगी जब दो से अधिक निकाय होंगे तो उनकी भी स्थितिज ऊर्जा। ठीक, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो भाई आप ध्यान से देखो, अब आ गया आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, अब आपका आ गया क्या, इम्पॉर्टेंट टॉपिक। आप ध्यान देना, अभी तक तो मान लो कुछ नहीं था, लेकिन अब आपके इम्पॉर्टेंट टॉपिक आ चुका है, तो इसको ध्यान दीजिए। ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं क्या लिखा है। एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। आप ध्यान रखना भाई, ये डेरिवेशन आपको आना चाहिए। ठीक, तो सबसे पहले क्या लिखा, माना एक वैद्युत द्विध्रुव जिसका द्विध्रुव आघूर्ण P है, एक समान वैद्युत क्षेत्र E में थीटा कोणीय स्थिति पर स्थित है, तब वैद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण। ठीक है ना। तो जब थीटा कोण पर स्थित है तब उस पर जो बल आघूर्ण लगता है, अगले फर्स्ट लेसन में मैंने डेरिवेशन आपको करके दिखाया ही था। तो क्या फार्मूला आया था, टाउ बराबर P साइन थीटा। ठीक है, इसको आप मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, अब देखिए इसका फिगर जो है क्या है, तो ये देखिए, आप ध्यान रखना, एक समान वैद्युत क्षेत्र है। तो एक समान वैद्युत क्षेत्र का मतलब क्या होता है कि ये जो एरो बनने चाहिए ये बराबर डिस्टेंस पे होना चाहिए। वैसे हमारा थोड़ा सा ये इसमें डिस्टेंस कम है, इसमें ज़्यादा है, बट आप ध्यान रखना इनके बीच का जो डिस्टेंस होना चाहिए वो जो है इक्वल होना चाहिए, जिससे पता लगे कि हाँ एक समान वैद्युत है। ठीक है ना। तो ये वैद्युत द्विध्रुव था। ठीक है ना, ये मान लो है, अभी मान लो इसका जो एंगल है वो क्या है, थीटा, थीटा एंगल पे स्थित था। ठीक है ना। तब इस पे जो बल आघूर्ण कार्य कर रहा था, टाउ बराबर वो कितना हो गया, P साइन थीटा। ठीक, तो ये हो गया। अब यह बल आघूर्ण जो होती है वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र के अनुदिश, अब पहले इसमें ध्यान देना कि भाई इस पे दो प्रकार का बल लग रहा है। एक फोर्स इधर लगेगा प्लस क्यू आवेश का, तो इस पे जो लगेगा बल वो आपका हो जाएगा क्यू ई। ठीक, और ये माइनस, तो इसके कारण जो बल लगेगा वो क्या होगा, माइनस क्यू ई हो जाएगा। ठीक, तो अगर इसका हम परिणामी निकालें तो परिणामी हमारा फोर्स जो होगा वो क्या होगा, F इक्वल टू क्यू ई और माइनस क्यू ई। तो कहने का मतलब ये है कि इस सिचुएशन में अगर हम देखें तो हमारा टोटल जो फोर्स आ रहा है वो कितना आ रहा है, शून्य आ रहा है। ध्यान रखना। ठीक है ना। तो कहने का मतलब जब वैद्युत द्विध्रुव जो है एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित होता है तो उस पर जो वर्क मतलब टोटल फोर्स होता है वो कितना होता है, शून्य होता है। ठीक, लेकिन ध्यान रखना कि ये जो आपकी वैद्युत द्विध्रुव यानी ये है, ठीक, तो जब ये है तो ये इसको जो है घुमाने का प्रयास करता है। किसका काम करता है, घुमाने का। तो इस बिंदु के सापेक्ष ये जो है मूव करता है, तो मूव करता है तो इस पर एक बल आघूर्ण कार्य करता है, जिसे हमने आपको अगले चैप्टर उसमें बताया था। ठीक, तो ये हो जाएगा। ठीक, तो बल आघूर्ण इस पर वर्क करता है, तो बल आघूर्ण का सूत्र क्या था, टाउ बराबर P साइन थीटा। क्लियर। ठीक, तो चलिए सबसे पहले हम इसको निकाल लेते हैं। तो क्या लिखोगे, बाह्य बल है ना, या जो थीटा है आपका घुमाने में, मतलब इस पे देखो टोटल फोर्स जो है इस पे क्या है, 0 है। ठीक, अब हम क्या करते हैं, थीटा कोणीय स्थिति से द्विध्रुव को सूक्ष्म दूरी, ठीक है ना, ये जो थीटा कोण से था तो इसको सूक्ष्म दूरी डी थीटा घुमाते हैं, तो डी थीटा घुमाने में किया गया कार्य। ठीक है ना, क्या निकालो, डी थीटा घुमाने में किया गया कार्य। यहाँ ये लिखना है आपको कि थीटा कोणीय स्थिति से, कोणीय स्थिति से, ठीक है ना, ये लिख देते हैं हम, थीटा स्थिति से द्विध्रुव, द्विध्रुव को अल्प कोणीय, अल्प कोणीय, चलो अब दिख रहा है ना, अल्प कोणीय विस्थापन, विस्थापन डी थीटा, ठीक है ना, क्या लिखोगे, डी थीटा
घुमाने में किया गया कार्य, घुमाने में किया गया कार्य, किया गया कार्य। ठीक, साफ साफ लिखिएगा भाई, मेरी तरह मत लिखिएगा गंदा संदा, ठीक है ना। आप बढ़िया अच्छे से क्लीन लिखिए। ठीक, घुमाने में किया गया कार्य। तो कार्य यानी कि डी डब्ल्यू, तो डी डब्ल्यू बराबर क्या होगा, बल। तो बल क्या लग रहा है, टाउ इंटू विस्थापन। तो कितना विस्थापन कर रहे हैं, डी थीटा। टाउ की वैल्यूज रख दो भैया। तो डी डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी ई साइन थीटा इंटू डी थीटा, यही तो होगा ना। अब यहाँ क्या लिखोगे, अतः द्विध्रुव को थीटा 1 से थीटा 2 तक घुमाने में किया गया कुल कार्य, घुमाने में किया गया कुल कार्य। तो भाई क्या हो जाएगा, W इक्वल टू क्या होता है, इंटीग्रेट थीटा 1 से थीटा 2 तक घुमाने में किया गया कुल कार्य, यानी कि डी डब्ल्यू अपन, है ना, मतलब W इक्वल टू थीटा 1 से थीटा 2 इंटू डी डब्ल्यू। ठीक, अब चलो इसका मान रख दो। तो जब इसका मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो W इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेट थीटा 1 से थीटा 2, डी डब्ल्यू का मान रख दो, ये दिया है। तो ये हो जाएगा पी ई साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब यहाँ पी ई कॉन्स्टेंट बाहर कर दो, तो W इक्वल टू पी बाहर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा का समाकलन होगा माइनस कॉस थीटा, और लिमिट क्या होगी, थीटा 1 से थीटा 2। ठीक, चलो लिमिट अप्लाई कर दो। तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस बाहर कर लेते, तो पी ई, और यहाँ क्या हो जाएगा, कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। ठीक, इस माइनस को अंदर कर देते हैं। तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी ई, और ये हो जाएगा आपका, ठीक, इसको ये हो गया, तो क्या हो जाएगा कॉस, ठीक है ना। ये माइनस जब अंदर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो इसको लिखेंगे कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। ठीक, तो ये हो गया घुमाने में किया गया कार्य। ठीक, तो ये डेरिवेशन ध्यान रखना। ठीक, अब देखो इसकी कुछ विशेष स्थितियाँ होती हैं, तो इनको याद रखना, ठीक है ना। तो विशेष स्थितियाँ, इनको ध्यान रखा जाता है, स्पेशल कंडीशंस होते हैं। तो विशेष स्थितियाँ, ठीक है ना, क्या होती हैं, नंबर फर्स्ट। ठीक, यदि आपका जो द्विध्रुव है, द्विध्रुव को थीटा 1 यानी 0 डिग्री से क्या करें, 0 डिग्री से थीटा यानी थीटा 2 की वैल्यूज कितना, 90 डिग्री घुमा दिया जाए, तो घुमाने में किया गया कार्य कितना होगा। तो भाई क्या हो जाएगा, W इक्वल टू हो जाएगा पी ई कॉस 0 माइनस कॉस 90 हो जाएगा। अब कॉस 0 का मान हो जाएगा, कॉस 90 के मान 0 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, W बराबर पी ई। ठीक, ये हो गया। और सेकंड स्थिति क्या हो जाएगी, तो सेकंड स्थिति में क्या कह रहा है, अगर हम इस द्विध्रुव को जो है इसकी साम्यावस्था यानी थीटा बराबर 0 डिग्री से क्या करते हैं, थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, थीटा 2 यानी विपरीत डायरेक्शन में ले जाते हैं। तो जब विपरीत डायरेक्शन में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा W इक्वल टू पी ई, और ये हो जाएगा कॉस 0 माइनस कॉस 180। अब कॉस 0 का मान क्या होता है, 1, ठीक है ना। तो यहाँ हो जाएगा W इक्वल टू पी ई, और इसका मान 1, और कॉस 180 का मान -1, तो माइनस माइनस प्लस 1, तो एक एक जुड़ जाएगा, तो कुल मिला के कितना हो जाएगा, 2p। और यही आपकी अधिकतम वर्क होगा, ठीक है ना, यही आपका क्या होगा, अधिकतम वर्क होगा। ठीक, और इसका कंडीशन नंबर थर्ड क्या होगा, तो थर्ड में यदि मान लो वैद्युत द्विध्रुव को स्थायी साम्यावस्था, ठीक है ना, क्या लिखोगे, स्थायी साम्यावस्था, स्थायी साम्यावस्था, ध्यान रखना भैया, साम्यावस्था, ठीक है ना, थीटा 1 यानी कि 0 डिग्री से कोणीय स्थिति यानी आपकी जो थीटा 2 होगी वो कितना होगा, थीटा तक घुमाया जाए, तब इसका जो किया गया वर्क होगा वो कितना होगा, तो W इक्वल टू हो जाएगा P कॉस 0 माइनस कॉस थीटा। ठीक,
तो W बराबर क्या हो जाएगा पी ई, और ये हो जाएगा कॉस जीरो का मान क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक, ये हो जाएगा, फिर से लिख देते हैं, गंदा हो गया। W बराबर क्या हो जाएगा पी कॉस जीरो का मान 1 होता है ना, तो 1 माइनस कॉस थीटा। तो अगर आपसे स्थायी साम्यावस्था में पूछा जाए तब कितना वर्क होगा, तो आप ये बताएंगे, ठीक है ना, कितना होगा W इक्वल टू पी इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है ना, चलो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ठीक, तो फिगर ये बना लीजिए, ठीक है ना, और ये वैद्युत क्षेत्र ई को प्रेजेंट कर रहा है, ये ध्यान रखना। ठीक, तो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, ठीक है ना। तो लास्ट टॉपिक क्या है, ध्यान दीजिए, वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। ठीक है ना, स्थितिज ऊर्जा। तो भाई जैसा कि हम लोगों ने वैद्युत क्षेत्र में रखे, किसी वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र के लंबवत दिशा में घुमाने में जो वर्क करते हैं, वही वर्क जो होती है वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। ठीक, तो ये देखिए, तो अभी अभी मैंने आपको डेरिवेशन करके ही दिखाया, ठीक है ना, कि यदि किसी वैद्युत द्विध्रुव को θ1 से θ2 तक घुमाने में किया गया कार्य क्या था भाई, W बराबर, ठीक, और यही W हमारा किसके रूप में जो है स्थिर होगी, स्थिर ऊर्जा के रूप में। तो क्या फार्मूला था, पी ई कॉस θ1 माइनस कॉस θ2, यही तो आया था ना। अब अगर यहाँ पे मान लो कि जो cos 90 है, cos 90 की वैल्यूज क्या होगी 0, और cos θ2 की वैल्यू जो हो जाएगी वो कितनी होगी cos थीटा। कैसे, यदि अगर हम θ1 की वैल्यूज क्या रख दें 90 और θ2 की वैल्यूज क्या रख दें थीटा, तब हमारी जो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा आएगी, ठीक है ना, स्थितिज ऊर्जा। तो स्थितिज ऊर्जा का जो सूत्र होगा वो क्या हो जाएगा, तो भैया ये हो जाएगा U बराबर पी ई कॉस 90 यानी 0 माइनस कॉस थीटा। ठीक, तो यहाँ हो जाएगा U इक्वल टू माइनस पी ई कॉस थीटा। ये ध्यान रखना, यही होती है वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। ठीक, और अगर हम इसकी कंडीशंस बताएं तो कंडीशंस मैंने आपको आगे बता ही दिया था। ठीक, तो इन सारे कंडीशंस को फॉलो करिए और इन्हीं से हमारे क्वेश्चंस हल होते हैं। ठीक, अब इसके भी कुछ स्पेशल कंडीशंस हैं, उनको भी ध्यान दे लीजिए। ठीक, स्पेशल कंडीशंस को ध्यान दीजिए। ठीक, तो विशेष स्थितियाँ, ठीक, ये सब MCQ में भैया काम आते हैं, ध्यान रखना। तो विशेष स्थितियाँ क्या होती है ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। कंडीशन नंबर फर्स्ट, जब आपका θ1 जो हो कितना हो 90 डिग्री हो, और θ2 जो है, ठीक है ना, वो क्या हो जाए 0 डिग्री हो जाए। जहाँ पे अगर मान लो थीटा की बात करें, अगर इस फार्मूले के अकॉर्डिंग ही निकालें, चलो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग, तो क्या कर दें, इसको यहाँ वो कर देते हैं, है ना, पुराने फार्मूले को छोड़ो, इसी पे हम आ जाता है, ठीक है ना। तो अगर थीटा की वैल्यूज क्या हो 0 डिग्री हो, अब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री का मतलब क्या हो गया, स्थायी संतुलन। ठीक है ना, ध्यान रखना है, इसे हम क्या कहेंगे, स्थायी संतुलन की स्थिति में, स्थायी संतुलन। तो जब आपसे स्थायी संतुलन की स्थिति में पूछे तो याद रखना है, ठीक है ना। अब स्थायी संतुलन का मतलब क्या हो गया कि जैसे ये वैद्युत क्षेत्र है E, तो आपका जो वैद्युत द्विध्रुव हो वो भी इसी डायरेक्शन में, यानी वैद्युत क्षेत्र और द्विध्रुव आघूर्ण दोनों का डायरेक्शन क्या हो, एक ही क्षेत्र हो, मतलब एक ही दिशा में हो, तो ये आपकी कहलाती स्थायी संतुलन। और स्थायी संतुलन की स्थिति में आपकी जो U होगी वो कितना होगा, तो U बराबर हो जाएगा कितना, माइनस पी ई कॉस 0, और कॉस 0 का मान क्या होता है 1 होता है, तो U इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस का P। ठीक, तो अगर आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाए कि स्थायी संतुलन में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा की वैल्यूज कितनी होगी, तो आप याद रखना कितना होगा माइनस P, और याद रखना इसे हम न्यूनतम मान कहते हैं, यानी मिनिमा वैल्यूज बोलते हैं। ठीक है ना, क्या होता है मिनिमा वैल्यूज, जिसे हम न्यूनतम, ठीक है, न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा, न्यूनतम स्थिति ऊर्जा होती है, ये याद रखना। तो आपसे अगर पूछ लिया जाए कि किस स्थिति में जो है स्थिति ऊर्जा न्यूनतम होती है, तो आपका जवाब क्या होगा, स्थायी संतुलन में। ठीक है ना, और कंडीशन नंबर सेकंड देख लीजिए, ठीक है ना, कंडीशन नंबर सेकंड। तो कंडीशन नंबर सेकंड का मतलब हो गया कि अगर आपका थीटा जो हो क्या हो 90 डिग्री हो, ठीक है ना। अब देखो इसमें फिगर जैसे ये E हो गया, ये E की डायरेक्शन को बता रहा।
अब आपका जो द्विध्रुव आघूर्ण उसका डायरेक्शन क्या हो, ऐसे पी, यानी ये कितने डिग्री का एंगल बना, 90 डिग्री। तो जब 90 डिग्री का एंगल बनाएगा तब यू बराबर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस पी कॉस 90, और कॉस 90 का मान 0 होगा तो यू बराबर कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है ना, तो यू इस शून्य हो जाएगा। तो वैद्युत स्थिर ऊर्जा, इस अवस्था में वैद्युत स्थिर ऊर्जा जो होगी वो कितनी होगी, शून्य हो जाएगी। ठीक है ना। और लास्ट कंडीशन है टाइप थर्ड। तो टाइप थर्ड में देखो क्या कह रहा है, अगर मान लो आपका थीटा जो है वो कितना हो, 180 डिग्री, है ना। इसका मतलब ये हो गया, देखो वैद्युत इसे ये और इसका जो बल आघूर्ण यानी ये द्विध्रुव का जो द्विध्रुव आघूर्ण हो वो कितना हो, विपरीत दिशा में हो। ठीक है ना, तो विपरीत दिशा में होता है। तो ये कंडीशंस अब आपकी क्या कहलाती, अस्थायी कंडीशंस कहलाती, ये भी ध्यान रखना। ठीक है ना, कौन सी कंडीशंस कहलाएगी ये, ई अस्थायी जो है संतुलन, संतुलन। ठीक है ना, ये होती है। और इस स्थिति में हमारी अगर बात किया जाए स्थिर ऊर्जा की, तो यू बराबर क्या हो जाएगा, माइनस पी ई कॉस 180 अंश। और आपको पता है कॉस 180 अंश का मान जो होता है वो कितना होता है, -1। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इस अवस्था में आपकी वैद्युत द्विध्रुव जो होगी वो कितनी होगी, पी। और ये कंडीशन आपका क्या कहलाएगी, मैक्सिमा, यानी कि अधिकतम स्थिति। ठीक है ना, तो ये होती है, ये ध्यान रखना। ठीक, तो इस तरह से आपका ये चैप्टर हो गया समाप्त। ठीक है ना, तो ये चैप्टर समाप्त हो गया है। अब आप लोग जो है बढ़िया अच्छे से नोट्स बना लो, और नोट्स बना करके जो है अच्छे से तैयारी करिए। ठीक, अब कल के वीडियो में हम आपको बताएंगे, ठीक है, कल के वीडियो में हम आपको न्यूमेरिकल बताएंगे। तो न्यूमेरिकल के लिए हो जाओ तैयार। ठीक है ना, न्यूमेरिकल के लिए हो जाओ तैयार। तो आज के लिए आज का वीडियो यहीं पे समाप्त हो है। तो आज आपकी छुट्टियां हैं, तो छुट्टी में आप इस चैप्टर को कंप्लीट कर डालो। ठीक, और कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ और नए जोश के साथ, हम न्यूमेरिकल का शुभारंभ करेंगे। ठीक, तो एक बार फिर से आपसे कहना चाहेंगे, अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लग रही है, आपको कुछ समझ में आ रहा है, तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें। ठीक है ना, और जो भी स्टूडेंट हमारे जो है नए हैं, जो पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है ना, सब्सक्राइब करने से क्या है कि अगर आपको जैसे ही वीडियो अपलोड की जाएगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। ठीक है ना, तो आज का वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं कल एक नए जोश के साथ।